जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 10 करना है, जिसमें हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसके नाम से हमें समझ आ रही है, अगर मैं फ्री ऑसिलेशंस की बात करूं, फ्री ऑसिलेशंस कैसी होंगी? जो बैरूनी इन्फ्लुएंस से आज़ाद होंगी, यानी जिन पर कोई मुसलसल एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं इसके बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं और बाद में इसको डिस्टर्ब ना करूं, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इस वक्त इसकी ऑसिलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है। और इसका फॉर्मूला भी आपको सामने लिखा नजर आ रहा है जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। मतलब ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ लेंथ और जी पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी सिंपल पेंडुलम, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर हम इसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बगैर ऑसिलेट करें, यानी एक ही दफा डिस्प्लेस करके छोड़ दें और ये खुद ब खुद ऑसिलेट करे अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो इन ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। फ्री ऑसिलेशंस की सामने डेफिनेशन भी आपको नजर आ रही है, जिसमें एक ही पॉइंट है जो आपने याद रखना है, विदाउट एनी इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी ये ऐसी ऑसिलेशंस हैं जो बगैर किसी बैरूनी फोर्स के असर के होती हैं। लेकिन अब हम मूव करने जा रहे हैं दूसरी टाइप ऑफ ऑसिलेशंस की तरफ, जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आप किसी ब्रिज पे खड़े, किसी लॉन्ग स्पैन ब्रिज पे, यानी जो काफी लेंथी है और जिसके नीचे पिलर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आप उस ब्रिज पे खड़े हो जाएं और उस ब्रिज पर जब कोई हैवी व्हीकल गुजरेगी, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉला वगैरह, कोई ट्रक वगैरह गुजरेगा, कोई बड़ी सी बस गुजरेगी, तो आपको फील होगा कि वो ब्रिज वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरह आप किसी ऐसी जगह पर हैं, किसी इंडस्ट्री में है जहां मोस्टली जो मशीन वगैरह, हैवी मशीन, वो छत पे अमूमन फर्ज कर ले है, तो उस मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इतनी जोर से आके फोर्स लगाते हैं कि उन फोर्सेस की वजह से वो जो छत है वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। इसी तरह आप में से अक्सर लोग ऐसी जगहों पे रहते होंगे जहां करीब से कोई ट्रेन गुजरती है, तो जैसे ही रात को या किसी भी दिन के टाइम ट्रेन गुजरे तो आपको फील होता है कि आपके घर में वाइब्रेशंस हो रही हैं। या कहीं खुदा ना खास्ता धमाका हो जाए, तो जिस जगह पे धमाका होता है उसके करीब खिड़कियां और दरवाजे वगैरह वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। इवन इतनी तेज वाइब्रेशन होती है कि वो शीशे टूट भी सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स जो है ये फोर्स्ड वाइब्रेशंस या फोर्स्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल्स हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस हैं जो जिसमें जो ऑसिलेटर है, यानी जो भी डिवाइस है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम है, चाहे वो स्प्रिंग मैस सिस्टम है, चाहे कोई भी ऐसी चीज है जो ऑसिलेट कर सके, उसके ऊपर मुसलसल एक्सटर्नल फोर्सेस लगे और एक्सटर्नल फोर्सेस के जेरे असर वो वाइब्रेट करे या उसको वाइब्रेट करना पड़े। दीज ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसकी एग्जांपल के लिए पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी। डेफिनेशन में क्या है? फोर्स्ड ऑसिलेशंस जिसमें ऑसिलेटर ड्राइविंग फोर्स या किसी बैरूनी फोर्स की वजह से ऑसिलेट कर रहा होता है। और मजे की बात यह है कि ये जो फोर्स लग रही होती है ना, जिसकी वजह से ऑसिलेशंस हो रही होती हैं, जिनको मैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस कह रहा हूं, इस फोर्स को ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स का मतलब यह है कि यह फोर्स है जो उस ऑसिलेटर को ड्राइव कर रही है, उसको वाइब्रेट करवा रही है। और इसके नतीजे में जो ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा होता है, जिसके ऊपर कोई ड्राइविंग फोर्स लगे और उसके अंदर फोर्स्ड वाइब्रेशंस आए, उस ऑसिलेटर को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी ऐसा ऑसिलेटर जिसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स लग रही है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, और फोर्स्ड वाइब्रेशंस या फोर्स्ड ऑसिलेशंस के दो तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं उन रिजल्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है जिसको आपने सस्पेंड किया हुआ इस तरह से। अगर मैं इसके सामने जाऊं और ब्लो करूं, ये एक तरफ जाएगा और फिर वापस आएगा। जैसे ही ये वापस आए, मैंने दोबारा ब्लो कर दिया, ये फिर उस तरफ गया,
फिर वापस आया। यानी जैसे जैसे ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, उतने टाइम के बाद मैं नई फोर्स लगा रहा हूं, बार बार फोर्स लगा रहा हूं। जरा गौर से इमेजिन करें, इस वक्त मेरी फोर्सेस लगाने के दरमियान का जो टाइम का गैप है, जिसे मैं ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड कह सकता हूं, यह गैप इस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी इस सिंपल पेंडुलम के एक वाइब्रेशन के टाइम के बराबर है। मैं कह सकता हूं कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड और मेरी ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड जो मैं ब्लो करने से लगा रहा हूं, इन दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। एक और भी सिचुएशन ले लेते हैं। फर्ज कर ले ये एक वाइब्रेशन की बजाय जब दो वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है तो उस वक्त मैं फोर्स लगाता हूं, फिर ये दो वाइब्रेशन कंप्लीट करे, फिर फोर्स लगा रहा हूं। इस वक्त ड्राइविंग फोर्स का जो टाइम पीरियड है वो उसके अपने टाइम पीरियड से डबल है। अब जरा गौर से सोचें, चाहे ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड इसके इक्वल हो, चाहे डबल हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे 4 गुना हो, यानी मैं कह सकता हूं ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड अगर मैच कर जाए तो रिजल्ट कैसा निकलेगा। जरा सोचें रिजल्ट कैसा निकलेगा। रिजल्ट इस तरह का है कि इस पेंडुलम के एम्पलीट्यूड को मैं मुसलसल इस रिदमिक तरीके से ब्लो करके मुसलसल इंक्रीज कर सकता हूं। ये फोर्स्ड वाइब्रेशंस का एक रिजल्ट है। यानी फोर्स वाइब्रेशन के दो रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा, और ये रिजल्ट क्या है कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मुसलसल इंक्रीज करेगा और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। कब? जब ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड मैच कर जाए, यानी या इक्वल हो या डबल हो या 3 गुना। हम इसे इंटीग्रल मल्टीपल भी कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं दोनों के टाइम पीरियड को मैच करने की बात कर रहा हूं तो मैं यह भी कह सकता हूं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड जितने उसके हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स 1 सेकंड में मैं फोर्स लगा रहा हूं। नंबर ऑफ टाइम्स, जितने दफा मैं फोर्स लगा रहा हूं 1 सेकंड के अंदर अंदर, इसे मैं बोलूंगा ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यह, चाहे टाइम पीरियड मैच कर दें चाहे फ्रीक्वेंसी मैच कर दें, बात एक ही है। और इसका रिजल्ट क्या है कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस का दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्ज कर लें ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसको मैंने पहले ब्लो किया, जब ये दूसरी तरफ जा रहा था और वहां से जाके जब वापस आ रहा था, अभी इसका वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने रास्ते में ही इसको दोबारा ब्लो कर दिया, दोबारा फोर्स लगा दी। अब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है। यानी अब मुझे श्योरिटी नहीं है कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा। ज्यादातर इसका रिजल्ट यही निकलता है कि ये आपस में इनकी जो लड़ाई है, इसमें रिजल्टेंटली इस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड बढ़ नहीं पाता। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस का दूसरा रिजल्ट है, जिसमें ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड आपस में मैच नहीं कर रहे। कभी मैंने वाइब्रेशन के आधे वाइब्रेशन में फोर्स लगा दी, कभी वाइब्रेशन पूरा करके फोर्स लगा दी, कभी 2 वाइब्रेशंस के बाद, कभी 2.5 वाइब्रेशन के बाद। तो इस बात का मतलब यह है कि इन दोनों का टाइम पीरियड मैच नहीं कर रहा, या दूसरे अल्फाज में फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं कर रही। तो अभी तक इस शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फ्री और फोर्स्ड वाइब्रेशंस की डेफिनेशंस बताई, इसकी एग्जांपल बताई फोर्स्ड वाइब्रेशंस की। और फोर्स्ड वाइब्रेशंस के हमने 2 रिजल्ट्स किए, जिसमें पहला रिजल्ट ये था कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड बढ़ता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, और दूसरा रिजल्ट ये था कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच न करें। अब ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, जिसमें ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मुसलसल बढ़ता है, वो इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाए। इस रिजल्ट का एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा नाम है, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन कम चांसेस होते हैं लॉन्ग में आने के लिए, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एमसीक्यूज के लिए भी। इसका नाम है रेजोनेंस, वो भी हम आज के इस लेक्चर में ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस।
और कौन सा रिजल्ट है जो पहला रिजल्ट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, यानी या इक्वल हो या इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो फिर क्या होता है, फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देता है एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो सामने आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस डेफिनेशन का मेन करस्ट क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, किनकी, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और दूसरा पॉइंट यह है कि जब ये फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं कि जो ड्राइविंग फोर्स के अंदर हमने एनर्जी देने की कोशिश की है, वो मैक्सिमम एनर्जी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और वो हमें बढ़ते हुए एम्पलीट्यूड की शक्ल में नजर आएगी। ये था रेजोनेंस और इसकी डेफिनेशन। अब हम रेजोनेंस के इफेक्ट को मजीद अच्छा समझने के लिए एक बड़ी मजे की एग्जांपल करते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास एक कोई भी छत है, कोई रिजिड सपोर्ट है, कोई सीलिंग है, फर्ज कर लें। इस सीलिंग के साथ मैंने दो स्ट्रिंग्स की मदद से एक रॉड को हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया हुआ है और इस रॉड के साथ मैंने टोटल 6 पेंडुलम्स जो हैं उनको सस्पेंड किया, टोटल 6 पेंडुलम्स, जिनमें से हर दो पेंडुलम्स की लेंथ एक जैसी है। जैसे ए और ए प्राइम की लेंथ सेम है, बी और बी प्राइम की लेंथ सेम है और सी प्राइम की लेंथ भी सेम है, लेकिन ए, बी और सी की लेंथ आपस में सेम नहीं है। अगर ए और ए प्राइम की लेंथ सेम है तो मैं कह सकता हूं टाइम पीरियड के या फ्रीक्वेंसी के इस फॉर्मूला के मुताबिक, अगर लेंथ सेम है तो मैं कह सकता हूं इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपस में सेम है, यानी टाइम पीरियड भी आपस में सेम है। इसी तरह बी और बी प्राइम का भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी सेम है और सी और सी प्राइम का भी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी सेम है। अब करना हमने ये है, एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है कि इन 6 के 6 पेंडुलम्स में से किसी एक पेंडुलम को हमने अपनी मर्जी से खुद वाइब्रेट करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ए वाला जो पेंडुलम है इसको कंसिडर कर लेता हूं। अब अगर मैं इस पेंडुलम को जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इस पेंडुलम को इस तरह से वाइब्रेट करवाऊंगा तो ये सारे पेंडुलम्स आपस में टकरा जाएंगे और ऑसिलेशंस ठीक स्मूथ नहीं होंगी। इसलिए मैं इस पेंडुलम को, फॉर एग्जांपल पेंडुलम ए, इसको मैं इस तरह से वाइब्रेट करवा रहा हूं, यानी इसके बॉब को मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करवाया और फिर छोड़ दिया और इसने इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, जो आपको मैं 3D में थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। अब होगा क्या, थोड़ा सा वेट करने पे हमें नजर आएगा कि ये जो ए प्राइम वाला पेंडुलम है इसका वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो गया विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, लेकिन बाकी के जो 4 पेंडुलम्स हैं वो कुछ खास एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? ये वजह हमने ढूंढनी है, यही रेजोनेंस का मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले सोर्स क्या था, हमने किस सोर्स का इंतखाब किया, ए का। ए को हमने खुद वाइब्रेट करवाया, ए के अंदर एनर्जी हमने खुद भेजी, उसकी वजह से ए पेंडुलम इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू हो गया। इसकी वाइब्रेशन के दौरान मुसलसल टेंशन में वेरिएशंस आ रही थी, जिसकी वजह से एक फोर्स लग रही थी उस सपोर्ट पे जहां ये पेंडुलम बंधा हुआ है, यानी इस हॉरिजॉन्टल रॉड के ऊपर मुसलसल फोर्स लग रही थी बार बार बार, और उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही थी जिस फ्रीक्वेंसी से ये ए पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इस रॉड ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। अब ये ऑसिलेट करता हुआ हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसके करीब कान ले जाके देखेंगे तो हो सकता है हमें साउंड वेव सुनाई दें इसकी वाइब्रेशन की वजह से। अब ये जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये रॉड वाइब्रेट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी सारे के सारे बाकी 5 पेंडुलम्स में ट्रांसफर होगी ड्राइविंग फोर्स की शक्ल में। यानी अब रॉड की वाइब्रेशन की वजह से बाकी 5 पेंडुलम्स पे ड्राइविंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ पेंडुलम ए ऑसिलेट कर रहा था। यानी मैं कह सकता हूं कि इस एग्जांपल में सोर्स क्या है, वो एक पेंडुलम ए, और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, बाकी के 5 ऑसिलेटर्स या पेंडुलम्स।
अब फ्रीक्वेंसी की मैचिंग किसके साथ होगी? जाहिर बात है उसके साथ जिसकी लेंथ ए के बराबर थी, और वो किसकी बराबर थी? ए प्राइम की। तो ए प्राइम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, जिसके साथ ये रॉड ऑसिलेट कर रहा था। तो इसलिए ए प्राइम के अंदर रेजोनेंस का इफेक्ट आएगा और ए प्राइम ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, लेकिन बाकी के चार पेंडुलम्स बी, बी प्राइम, सी और सी प्राइम इतने ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनमें रेजोनेंस नहीं हो रही। मैं कह सकता हूं कि फोर्स वाइब्रेशंस का जो पहला रिजल्ट है, जिसे मैं रेजोनेंस कह रहा हूं, ये ए प्राइम के अंदर हो रहा है इस वक्त, और बाकी चार पेंडुलम्स पे फोर्स्ड वाइब्रेशंस का दूसरा रिजल्ट एक्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल थी रेजोनेंस को डिटेल में समझने के लिए। अब मैं रेजोनेंस के कुछ प्रैक्टिकली इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं, या दूसरे अल्फाज में हम रेजोनेंस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस में एक तो एडवांटेज हमारे बचपन में हमने स्विंग झूला लिया हुआ है, आपने अक्सर ये वाला झूला जो है ये एंजॉय किया होगा। तो इस स्विंग को इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करवाने के लिए हम क्या करते थे? हम बार बार रिदमिक तरीके से आगे की तरफ, या जब ये एक्सट्रीम पॉइंट से वापस आ रही होती थी तो पीछे की तरफ फोर्स लगाते थे, और इस रिदमिक फोर्स की वजह से ये इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करती थी। इस वक्त असल में हो क्या रहा होता था? जो ड्राइविंग फोर्स हम बार बार इस तरह झटकों के साथ लगा रहे थे, उस ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती थी, जिसकी वजह से ये इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देती थी, यानी इसके अंदर रेजोनेंस हो रही थी। बाय द वे, इस रेजोनेंस को मैकेनिकल रेजोनेंस भी कहते हैं। अब हम दूसरी एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं इसे, उसकी तरफ जा रहे हैं। जब आर्मी के लोग परेड करते जा रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि वो एक ही वक्त में अपना फुट उठाते हैं और एक ही वक्त में फुट नीचे जमीन पे रखते हैं। जब एक ही वक्त में सारे लोग अपना फुट नीचे रखेंगे तो एक ज्यादा फोर्स लगेगी जो जमीन को वाइब्रेट करवा सकती है, और अगर उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस जगह की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए जिस जगह पे वो चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो ब्रिज पे वॉक कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, फर्ज कर लें ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा ब्रिज जो लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, यानी जिसके नीचे पिलर्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उसके वाइब्रेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर सकता है। तो ऐसे ब्रिज के ऊपर अगर ये परेड की फॉर्म में जाएंगे तो बार बार एक ही वक्त में फुट उठाएंगे, एक ही वक्त में फुट रखेंगे, तो इनकी वजह से एक हैवी ड्राइविंग फोर्स लग सकती है जो ब्रिज को ऑसिलेट करवा सकती है। और अगर इस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो फिर ब्रिज इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सकता है और टूट भी सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, इन आर्मी के लोगों को कहा जाता है कि जब वो लॉन्ग स्पैन ब्रिज से वॉक करते हुए चलें या मार्च करते हुए चलें तो अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दें, यानी परेड की फॉर्म में ना जाएं, रैंडम मूव करें जैसे हम आम लोग वॉक करके जा रहे होते हैं। तो ये था एक तरह से डिसएडवांटेज या रेजोनेंस को समझते हुए एक प्रिकॉशन। अब तीसरा इसकी एग्जाम्पल के तौर पे एडवांटेज ही मैं इसे कहूंगा, वो है ट्यूनिंग ऑफ आवर रेडियो सेट। यानी आपने एफएम रेडियो स्टेशन तो सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रेडियो सेट है, इस रेडियो सेट की तरफ चारों तरफ से डिफरेंट रेडियो स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके रिसीविंग एंटीना पे फॉल कर रही होती हैं। अब हम असल में क्या करते हैं, जब हम ट्यून कर रहे होते हैं तो हम अपने रेडियो सेट के अंदर लगे हुए एक सर्किट, जिसको मैं पार्ट 2 में डिटेल में करवाऊंगा, उस सर्किट से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं, यानी जीरो से बढ़ाते जाते हैं। एक ऐसा वक्त आता है जब किसी एक चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और उस चैनल के अंदर
जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे रिसीविंग एंटीना के अंदर चार्जेस की ऑसिलेशन शुरू हो जाती है, यानी रेजोनेंस हो जाती है। और हम जानते हैं रेजोनेंस की कंडीशन पे एनर्जी की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। मैं कह सकता हूं कि इस वक्त उस चैनल के अंदर एनर्जी की फॉर्म में जो भी सिग्नल है, जो भी ऑडियो सिग्नल हमने उसके अंदर कोड किया हुआ है, वो हम रिसीव कर लेंगे। और इस वक्त हमें सिर्फ उन सारे के सारे टीवी रेडियो चैनल्स के अंदर से सिर्फ एक चैनल की आवाज क्लियर सुनाई देगी, क्योंकि हमारे इस रेडियो सेट की ट्यूनिंग इस वक्त सिर्फ एक चैनल के साथ हो रही है। इसी तरह अगर किसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी के साथ मैचिंग होगी तो उसके साथ रेजोनेंस हो जाएगी, फिर उसकी आवाज क्लियरली सुनाई देगी। चौथा एडवांटेज मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जो हम माइक्रोवेव में कर रहे होते हैं। माइक्रोवेव अवन आपके घरों में होगा। फर्ज कर लें ये माइक्रोवेव अवन है, इसके अंदर हमने बड़ा अच्छा सा कोई फूड रखा हुआ है और इस फूड के पार्टिकल्स को, इस फूड को जल्दी हीट अप करने के लिए हम माइक्रोवेव यूज कर रहे होते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही हम माइक्रोवेव अवन को ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर से, एक सोर्स के अंदर से माइक्रोवेव्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जो इस फूड के ऊपर फॉल करती हैं चारों तरफ से टकरा के। और इन माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है। ये आपका एक एमसीक्यू भी है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। ये भी आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में या इस वेवलेंथ की रेंज में अगर हम माइक्रोवेव्स इस फूड के पार्टिकल पे फॉल करें तो फूड के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ये वाली जो माइक्रोवेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, जिसकी वजह से रेजोनेंस होती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं और इस खाने को हीट अप कर देती हैं। और इसके अंदर से आप गौर करें, देखें धुआं निकलना शुरू हो गया और ये क्विकली हीट अप करने का एक बड़ा फेमस मेथड बन चुका है। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।